फ्रेंड्स में हम बात कर रहे हैं हु इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा उठता होगा, आपसे कई लोगों ने पूछा भी होगा कि कौन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, एसी हो सकता है या फिर डीसी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस विषय में इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे कि आपने अपने लाइफ में दो तरह का करेंट कहिए या फिर एक वोल्टेज क्वांटिटी तो ये आपने देखा होगा, एसी टाइप का और एक होता है डीसी टाइप। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर एसी और डीसी में तो अंतर क्या है, बेसिक अंतर में समझेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बता रहा था आपको एसी के बारे में, तो एसी क्या है फ्रेंड्स, तो एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका डायरेक्शन है तो ये पहले प्लस की ओर जाता है और उसके बाद ये माइनस की ओर जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ये रोटेशन अपना कंप्लीट करता है, वन साइकिल कंप्लीट करता है। और ये इसी तरह का अगर 1 सेकंड 50 टाइम्स अगर ये अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये होगा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला एसी, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं ये बढ़ते हुए जा रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, फिर ये घटते जा रहा है, फिर यहाँ पर 0 हो रहा है, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है नेगेटिव में और फिर बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर घटते जा रहा है, फिर 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब हम बोलेंगे डीसी के बारे में। तो डीसी क्या है, डीसी एक डायरेक्ट करंट है, ठीक है। ये डीसी होता है, इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका जो डायरेक्शन है ये कांस्टेंट है, प्लस की ओर हमेशा है। तो कोई जो डीसी होगा माइनस की ओर भी होगा, ठीक है। तो ये माइनस की ओर ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसी डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है एसी के केस में और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। जहाँ पर डीसी है वहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है डीसी और ये होता है एसी। की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 हर्ट्ज होगी, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। ये साइकिल नहीं बनाता है और ये अपना कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए रहता है, इसलिए ये 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ बेसिक समझ लिया कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। चलिए हम आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करके एक बता पा रहा हूँ कि ये एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपको ये पता है कि एक ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है 500 ओम टू 6 लाख ओम तक होता है, यानी कि 0.6 मेगा ओम तक होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत मैक्सिमम रेंज हो गया, एक मिनिमम रेंज हो गया। कम से कम आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू, आपके बॉडी के रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 ओम होगी और मैक्सिमम 6 लाख ओम तक जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कौन से कंडीशन में है, मॉइस्चर की कंडीशन में है या वेट है या फिर आप कौन से जेंडर में आते हैं, लेडीज़ हैं या फिर जेंट्स हैं, ये भी फैक्टर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके अनुसार आपके बॉडी में किस तरह का पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट आपका कितना ज़्यादा है, तो ये सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है और इसके कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरी करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस पॉइंट पे, किस किस लेवल पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उसके बाद यहाँ पर कंपेयर आपको करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैं बात कर रहा था यहाँ पर पहला है लेवल, जो कि है परसेप्शन लेवल। परसेप्शन लेवल यानी कि फ्रेंड्स आपका धारण स्तर। तो आपको अगर यहाँ पे एसी की बात करें, एसी 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज आप मान लो, 50-60 हर्ट्ज की बात करें तो वहाँ पर आपका परसेप्शन लेवल एसी के केस में क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 मिली एम्प्स का, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाता है 1 मिली एम्प्स का, जबकि यहाँ पे डीसी केस में क्या हो जाता है 2 मिली एम्प्स रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 मिली एम्प्स है, यहाँ पर 2 मिली एम्प्स है डीसी केस में, यानी कि परसेप्शन लेवल जो होता है एसी केस में कम है और डीसी केस में ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा करंट के बाद ही आपको शॉक फील हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक के 5 इफेक्ट में से एक जो एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है शॉक इफेक्ट, तो ये आपको यहाँ पर फील हो सकता है, ठीक है। एक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है नो लेट गो लेवल, यानी कि आपका मांसपेशियों का नियंत्रण किस लेवल तक आपका बना रहता है, उसके बाद आप नियंत्रण उस अपने मांसपेशियों पर खो देंगे, अपने मसल्स पे खो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है यहाँ पर 50 मिली एम्पियर पर होता है एसी केस में, एसी 60 हर्ट्ज केस में, ठीक है। और यहाँ पर डीसी केस में कितना होता है फ्रेंड्स, 300 मिली एम्प्स, ठीक है। 300 मिली एम्प्स जो होगा यहाँ पर डीसी केस में होता है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आप अपने मसल्स पे जो कंट्रोल है आप डीसी केस में 300 मिली एम्प्स के बाद आप खो देंगे और जब एसी के केस में 15 मिली एम्प्स के बाद आप खो देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा गैप आ रहा है, आप देखते जाइए। फिर से आता है फैब्रिकेशन लेवल जो होता है, वो जो होता है एसी केस में जो होता है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है 0.2 सेकेंड के लिए। 0.2 सेकेंड कितना होता है, 500 मिली एम्प्स, ठीक है फ्रेंड्स। और डीसी केस में कितना होता है, सेम होता है यहाँ पर 500 मिली एम्प्स, ठीक है।
ये होता है। और अगर 0.5 सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है 75 मिली एम्प्स पर AC केस में फैब्रिकेशन लेवल चला जाता है, और यहाँ DC केस में 400 मिली एम्प्स में चला जाता है। फ्रेंड्स आपको ये चार्ट से इससे क्लियर हो जा रहा हो कौन सा ज़्यादा डेंजरस है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फैब्रिकेशन लेवल का मतलब होता है आप इंजुरी किस केस में हो सकता है। अगर आपके बॉडी से 75 मिली एम्प्स अगर क्रॉस कर जाता है आपको इंजुरी होगा, एक सीवियर इंजुरी हो सकता है, ठीक है। और वो भी यहाँ पर टाइम दिया 0.5 सेकेंड के लिए, ठीक है। 0.5 सेकेंड पे 75 मिली एम्प्स अगर क्रॉस करता है तो आपको इंजुरी हो सकता है। और यहाँ पर DC केस में उसी इंजुरी को लाने के लिए DC केस में 400 मिली एम्प्स जरूरत पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स, इससे पता चल रहा है कि विच इज मोर डेंजरस AC और DC का एक वैल्यू। ऐसा क्यों है तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्यों है, कैसे है, एक फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास 230 वोल्ट AC रहेगा और आपके पास 230 वोल्ट DC रहेगा, फ्रेंड्स आपके लिए ये समझ लेना कि आपको AC जो है AC ज़्यादा डेंजरस होगा DC के कंपेयर में, ठीक है फ्रेंड्स। 50 हर्ट्ज के केस में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हर्ट्ज भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही केस यहाँ पर कंपेयर करें फ्रीक्वेंसी के थ्रू, तो मान लीजिए आपके पास 230 वोल्ट AC है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज जो भी आप मान लो, और आपके पास 230 वोल्ट AC ही है, लेकिन वो मान लो आप 500 हर्ट्ज या फिर 600 हर्ट्ज का AC है, तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पर 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ज़्यादा डेंजरस होगा कंपेयर टू 500 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो 230 वोल्ट AC के कंपेयर में ये कम डेंजरस है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं वोल्टेज यहाँ पर सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के घटने पर यहाँ पर इंजुरीज का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स मैं कुछ आपको इक्वेशन के थ्रू इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। तो जैसे आपको भी पता है कि इक्वेशंस क्या होते हैं यहाँ पर AC करंट के, तो चलिए यहाँ पर वोल्टेज या करंट दोनों मान लेते, चलिए पहले वोल्टेज में ही देख लेते हैं। तो V इक्वल टू होता है V मैक्सिमम साइन ओमेगा T, ठीक है। तो यहाँ V मैक्सिमम क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये आपका AC का साइनसॉइडल वेव है जो कि ऐसे और ऐसे की वजह होता है, ठीक है। तो यहाँ V मैक्सिमम यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं V मैक्सिमम, ठीक है। और ये V क्या है, ये V इक्वल टू होता है V M मैक्सिमम साइन ओमेगा T, और हमें V की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर V M का वैल्यू लिख लेंगे। तो आपको पता है फ्रेंड्स V M इक्वल टू क्या होता है, V मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, V मैक्सिमम इक्वल टू होता है √2 इंटू RMS वैल्यू, V RMS वैल्यू, यानी कि इसका जो RMS वैल्यू होगा रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होगा वो इंटू √2 इक्वल टू V मैक्सिमम का होगा। फ्रेंड्स आपको अगर इस RMS वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको V मैक्सिमम के बारे में नहीं पता है तो मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यानी कि आप एक से समझ लिए पिक वैल्यू है, यहाँ पर AC करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है। इससे मैक्सिमम, इस पॉइंट से मैक्सिमम आपको इस साइनसॉइडल वेव में आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक यहाँ रहेगा नेगेटिव साइड में, एक रहेगा यहाँ पॉजिटिव साइड में, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था। तो ये V मैक्सिमम इक्वल टू होता है √3 इंटू V RMS वैल्यू ओमेगा T। अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है फिर सबको पता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, ठीक है। और ओमेगा T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πf/t, ठीक है। तो 2πf यानी देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ इन्वॉल्व हो गया है, तो यहाँ पर कंप्लीट V इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, इंटू V RMS वैल्यू, जो भी इसका RMS वैल्यू होगा, इनटू ये साइन, आप यहाँ पर साइन लिख सकते हैं ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गया 2πf/t। जिससे कि आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। मैं आपको बता रहा था फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ने पर ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कंपेयर टू कम फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। यहाँ पर जो AC होता है ज़्यादा डेंजरस होता है DC से। तो ये कैसे होता है तो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। मान लीजिए ये 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो एक बार जब ये 1 सेकेंड में जब यहाँ पर पूरा कंप्लीट साइकिल करता है, यहाँ पर पिक वैल्यू 2 टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे घर में जो भी सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट आती है AC का, वो जो होता है RMS वैल्यू होता है। अब RMS वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो। RMS वैल्यू क्या होता है कि वो इफेक्टिव वैल्यू होता है जिसमें अगर DC में एक हीटर से जो हीट जनरेट करेगा वही RMS वैल्यू के कारण अगर हम उस हीटर में AC सप्लाई भी देंगे तो उससे भी सेम अमाउंट का हीट जनरेट होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसका प्रभावी मान आप कह सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू कह सकते हैं उसका RMS वैल्यू। तो आपको
230 वोल्ट एसी सप्लाई आती है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा फ्रेंड्स, यानी कि हम जानते हैं कि वी मैक्स वैल्यू, यानी कि ये जो मैक्स वैल्यू हो गया इक्वल टू क्या होगा, √2 इंटू वी RMS वैल्यू। ठीक है, जानना है यहाँ पे वी मैक्स वैल्यू, तो वी मैक्स वैल्यू हो जाएगा, वी मैक्स वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर √2 के वैल्यू तो 1.414 इंटू 230 वोल्ट जो आपके घरों में सप्लाई आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 325.22, ऑलमोस्ट 325 वोल्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये पता है कि यहाँ पर 1 सेकेंड में आपको 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला अगर कोई एसी है उसमें क्या होगा, 1 सेकेंड में ये पीक वैल्यू 2 बार आपको 325 वोल्ट का शॉक दे सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया कि अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो ये ऑलमोस्ट 100 टाइम्स आपको 325 वोल्ट का शॉक आपको मिलेगा, जो कि आपके 230 वोल्ट से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और इसी में आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे ह्यूमन बॉडी जो होता है फिर इंसुलेशन एक होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है इसलिए इंसुलेशन होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ग्राउंड और आपके लाइव वायर के बीच जो है एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है। जैसे आपका ये ह्यूमन बॉडी है, तो ये ह्यूमन बॉडी के कारण, और ये मान लीजिए आपने लाइव वायर टच कर दिया है, तो इसके कारण ये जो ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करने लगता है ये बॉडी अपना। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट जनरेट हो जाता है। कैपेसिटिव इफेक्ट जनरेट होने के कारण क्या रहता है, कैपेसिटर क्या करता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को फ्लो होने देता है। तो यहाँ पर XC बराबर ना मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2πfc, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर कम रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम अगर निकालेंगे वैल्यू तो देख पा रहे हैं कि 50 हर्ट्ज जहाँ पर होगा, 50 हर्ट्ज के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि एक तरह का रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने के कारण क्या होगा, करंट का ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, F इक्वल टू अगर 0 होता तो 0 केस में क्या होगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, आपके जो बॉडी में जो करंट है उसका फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर इस हाथ से अगर आप किसी भी लाइव वायर को टच करते हो तो आप देख पा रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 पैर में भी डिवाइड हो जाता है और ये आगे फ्लो होता है। ठीक है, आपका ये जो करंट जो है ऐसे इस पाथ को फ्लो कर रहा है, तो इधर से होकर जाएगा, अगर इस हिसाब से छुए हो तो इधर से होकर जाएगा, तो कुछ इस तरह का रहता है। और 0 हर्ट्ज के केस में क्या हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में बात कर रहा हूँ, 0 हर्ट्ज के केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाने के कारण आपके बॉडी में जो करंट का जो मात्रा होगा, क्वांटिटी होगा, वो काफ़ी कम फ्लो होगा। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स Z इक्वल टू होता है R² प्लस XC²। ठीक, तो ये Z जो है मैं आपको बता रहा था पहले कि हमारी जो रेंज जो होती है बॉडी की रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस की वैल्यू की रेंज जो होती है, या रेजिस्टेंस की वैल्यू की रेंज 500 ओम टू 6 लाख ओम तक जाती है। तो यही भी Z की बात कर रहा था मैं, इसलिए यहाँ पर AC ज़्यादा डेंजरस हो जाता है DC के केस में। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है AC और DC के बारे में कौन ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।